नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ऐसा लग रहा था कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की रुदाली बंद हो जाएगी, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे एलॉन मस्क के एक एक्स पोस्ट ने सत्ता ना पाने के गम और उम्मीद से बेहतर सीटें मिलने की खुशी के बीच झूल रहे विपक्षी दलों के नेताओं को फिर से अपनी नाकामी के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताने का एक मौका दे दिया है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए एक पोस्ट किया, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स जैसा है जिसकी जांच करने की किसी को भी इजाजत नहीं। हालांकि राहुल को जवाब उनके पुराने मित्र और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दे दिया गया है। सिंधिया ने कहा कि चित भी मेरी पट भी मेरी की नीति चलने नहीं वाली है। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर कांटे के मुकाबले में शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोटों से विजयी घोषित किए गए थे। मुंबई के एक न्यूज़पेपर ने इस पर एक स्टोरी की जिसमें यह दावा किया कि रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार का मोबाइल काउंटिंग सेंटर पर जब्त किया गया, जिससे ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है थ्रू ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। एलॉन मस्क के पोस्ट और इस खबर के छपने के बाद विपक्षी दल के नेता ईवीएम पर एक बार फिर से अपना वही पुराना राग अलापने लगे। हालांकि मुंबई उत्तर पश्चिम के चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि ईवीएम को किसी फोन या फिर ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पूरी तरीके से स्वतंत्र और वायरलेस प्रोसीजर है। चुनाव अधिकारी ने भ्रामक खबर छापने के लिए न्यूज़पेपर को नोटिस भी जारी कर दिया है और पेपर में इसको लेकर माफीनामा भी छापा गया है। चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह साफ कर दिया था कि बैलेट बॉक्स से चुनाव कराना एक तरीके से पीछे जाने जैसा है, बूथ कैप्चरिंग के युग में वापस जाने जैसा है और ईवीएम पर आरोप लगाने वाले भी किसी तरीके की गड़बड़ी की बात सिद्ध नहीं कर पाए थे। जाहिर है कि ऐसे में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उन सवालों से पहले वार पलटवार पर एक तस्वीर। भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं, मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। क्या ईवीएम हैक हो सकता है? नहीं हो सकता। एलन मस्क ने बोला है कि ईवीएम हैक हो सकता है, राहुल गांधी कह रहे हैं जो ब्लैक बॉक्स है, इस पर एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। और चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले सवालों का जिक्र जिन पर होगी आज दहाड़ में चर्चा। सबसे पहला सवाल यह है कि जीतने पर चुप्पी और हारने पर हाहाकार। ईवीएम पर सवाल आखिर कितनी बार? ईवीएम पर सुप्रीम आदेश, विपक्ष क्यों नहीं स्वीकारता जनादेश? विपक्ष की रवायत, ईवीएम पर कब तक होगी सियासत? मस्क के सवाल पर भारत में बवाल क्यों है और भारत के लोकतंत्र का दुनिया ने लोहा माना, विपक्ष फिर क्यों रो रहा है? आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। बीडी सिंह साहब हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। और संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले विवेक करोड़े जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो साहब यही है कि आखिर कब तक अग्नि परीक्षा देती रहेगी ईवीएम? और ईवीएम का जिन्न चुनावों के बाद, नतीजों के बाद, सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से विपक्ष के हाथों में है, जिसको उठाने की फिर एक रवायत चल पड़ी है। देखिए, आपने शुरू में कहा कि न्यायालय में ये बात ऐसा कहा है कि ये बात सिद्ध करने के लिए कोई बातें रखी नहीं गई।
मेरा पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई बात न्यायालय में सिद्ध नहीं होती, इसका मतलब वैसा नहीं होता, ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, प्रजातंत्र में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, और सिर्फ निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता से हो रहा है ऐसा दिखना चाहिए। दूसरी बात, चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और सिर्फ ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट है ऐसा दिखना चाहिए। अच्छा, अब बातें आती है कि आप देख लीजिए कि 2014 में 20 दिन में चुनाव हो गए थे। अभी हम टेक्नोलॉजी में और बहुत कुछ बातों में बहुत आगे गए हैं, तो अभी चुनाव 42 दिन क्यों चलते हैं? किसके लिए 42 दिन चुनाव चलाए जाते हैं? दूसरी बात यह है कि 6-6 महीना विपक्ष के लोग चुनाव आयोग से अपॉइंटमेंट मांगते हैं और उनको दी नहीं जाती। जिस प्रकार से चुनाव आयोग किसी एक व्यक्ति ने कोई आपत्तिजनक विधान किया तो उसको नोटिस देती है, लेकिन जब मोदी जी आपत्तिजनक विधान देते हैं तो चुनाव आयोग अध्यक्ष को नोटिस देता है। ये सब बातें जो सामने आती है, तब ऐसा कहने के लिए पूरा ये है कि ये चुनाव आयोग ना तो निष्पक्ष है ना तो पारदर्शक। दूसरी बात, ईवीएम पे क्या सिर्फ विपक्ष ने आरोप लगाए हैं? 2009 में ईवीएम को आरोप लगाने वाले कौन थे? वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। किसने बुक लिखी थी? भाजपा के नरसिंहा ने बुक लिखी थी। अभी ये सब बातें जब होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव पारदर्शक होने चाहिए। चुनाव आयोग का समर्थन या बात नहीं, सुनिए, बीजेपी क्यों लेती है? सुन रही हूँ सर, सबका एक ओपनिंग स्टेटमेंट लेना होगा ना, उसके बाद तो हम डिटेल में सर चर्चा करेंगे ही ना, क्या दिक्कत है? एक हाँ, बोलिए ना, बोलिए आप, बोलिए, अभी आपको रोका नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि समझो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आज सभी विपक्ष अगर कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वो विपक्ष का समाधान करना और जिस तरीके से देश की बहुसंख्य जनता चाहती है उस प्रकार से चुनाव करना, ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए और पारदर्शकता के लिए आवश्यक है। और तब आप मानेंगे कि सब कुछ निष्पक्ष है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जब आपकी बात मान ली जाएगी। क्योंकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बात अगर सिद्ध नहीं होती है तो वो वैसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। खेमचंद जी, तीन बातें निकालती हूँ कांग्रेस की बात से। पहला ये कि किसकी मानेंगे आप? भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम बूथ कैप्चरिंग के युग में वापस नहीं लौट सकते, चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, एक बयान आता है एलॉन मस्क का, और वहां का जो चुनाव कराने का तरीका है ईवीएम के जरिए और यहां की ईवीएम में कितना फर्क। दूसरा, ये सवाल मेरा प्रमुखता से इसीलिए क्योंकि विपक्ष बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है, इनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, और यही वजह है कि राहुल गांधी कह देते हैं कि ये तो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसमें क्या है ये कोई नहीं जांच सकता। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके सभी नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप ईवीएम को हैक करके दिखा दें तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अब मैं टेक्नोक्रेट की तरह बात करता हूँ, मैं खुद टेक्नोक्रेट हूँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, आपको टेक्नोलॉजी की टर्म में समझाता हूँ। कैलकुलेटर आपने यूज किया होगा, आप सीनियर व्यक्ति लग रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, तो कैलकुलेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो भी इंटेलिजेंट होता है, उसमें भी इंटेलेक्ट होता है, लेकिन लिमिटेड होता है। वो ना तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, ना वाईफाई से कनेक्टेड होता है, ना ही आप उसको किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब वो आइसोलेटेड है, आप उसको हैक नहीं कर सकते। वैसे ही हमारी जो ईवीएम है वो कस्टम मॉडिफाइड है, इस तरीके से उनका आर्किटेक्चर बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि उसमें जो लिमिटेड इंटेलिजेंस है, ना कोई वाईफाई से कनेक्शन है, ना ब्लूटूथ से कनेक्शन है, ना ही किसी नेटवर्क से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आइसोलेटेड डिवाइस है। जब वो आइसोलेटेड डिवाइस है तो वो ना तो सिम से, ना मोबाइल से और ना ही किसी नेटवर्क से उसको आप इस तरीके से हाईजैक कर सकते हो, या फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हो या हैक कर सकते हो। और उसमें जो अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी है उसका पूरा ध्यान रखा गया है इन डिजाइन इटसेल्फ। अब ये बात आती है आपको मौके दिए या नहीं दिए, तो मेरे को याद है इलेक्शन कमीशन ने बार बार सभी को इन्वाइट किया था, अगर आपके पास कोई भी
फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, या आपके पास ऐसा कोई यूज केस है, या फिर आपके पास ऐसी टेस्टिंग डिवाइस है कि आप ईवीएम को हैक करके दिखा सकते हैं, तो दिखाएं। आपको मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी के जमाने में जितने भी टूल्स हैं, गूगल, फेसबुक, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनमें ऑनगोइंग टेस्टिंग चलती रहती है। और हमारे भी भारत के भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो उसमें बग ढूंढते हैं और करते हैं। खेमचंद जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी जो कुछ भी बताया, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार साहब ने सुना होगा, पहली बार विपक्ष के सामने ये सब बातें आई होंगी। चुनाव आयोग ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी के दौरान जो चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई बातें हैं उनको मेंशन नहीं किया गया होगा। जो आप बता रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है ना, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। ये इनका मुद्दों का दिवालियापन है, ये दिखाता है। ईवीएम एक फ्यूचरिस्टिक है, तो आज हम कार में चलते हैं, क्यों बैलगाड़ी में नहीं चलते, क्यों हम एसी में रहते हैं अगर हमारे पास साधन है, क्यों हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, हमें पता है, क्यों हम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक हमारे व्हीकल आ रहे हैं उनका हम उपयोग करते हैं, क्यों हम बाई एयर जाते हैं। नहीं हम कहें कि नहीं, हम तो जो 100 साल पुराने साधन थे उसी से चलेंगे। तो अभी आप ये कहते हैं विवेक जी कि भाई क्यों इसमें ज्यादा समय लिया गया। ज्यादा समय ईवीएम की वजह से नहीं लिया गया, ज्यादा समय जो डेमोग्राफिक हमारी है और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हैं, अलग अलग एरिया के अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने 7 में इलेक्शन कराया, अलग अलग फीचर में इलेक्शन कराया ताकि हर एक एरिया को ध्यान में रखा जा सके, मैक्सिमम वहां से वोटिंग कराई जा सके और मिनिमम रिसोर्सेज में काम करवाए जा सके। तो ये लोग बार बार और किसकी बात मान रहे हैं, एलन मस्क की। वो अपने सिनारियो में कह रहे हैं कि जो यूएस में जो वहां पे जो मशीन है, ये उनकी बात मान नहीं रहे हैं, उन्होंने तो एक बार फिर से कह दी वही बात जो ये बात लगातार कह रहे हैं। बस नतीजों के बाद थोड़े दिन के लिए शांत हुई थी बात, लेकिन ये बात तो पहले से ही कह रहे हैं ना, और इस बार तो चुनाव से पहले भी ईवीएम का मुद्दा उठने लगा था। महाराष्ट्र की सिर्फ केस की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि एक बार फिर से राहुल गांधी ने इसे ब्लैक बॉक्स कह दिया, बहुत कुछ कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से भी इसको लेकर, और उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ईवीएम कॉम्प्रोमाइज है, इसीलिए आपका यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नजर आया। मोदी साहब ने चुनाव जीतते ही कहा कि ईवीएम जिंदा है कि मर गई। ईवीएम को सबसे पहले मारा लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में, और जेवीएल नरसिम्हा ने, इनके एमपी ने, हमने नहीं माना। पहले ईवीएम जिंदा है। मोदी साहब ने और बीजेपी ने यह क्लेम किया था कि हम चुनाव जीतने के बाद ईवीएम का मुद्दा छोड़ देंगे। हम जीते या हारे, इनरिस्पेक्टिव हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। वजह अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे, असल हम लोग पढ़े लिखे तो हैं कि गए नहीं, वो इंजीनियर बहुत पढ़े लिखे, तो इंजीनियर साहब बता रहे थे से पूछते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एलन मस्क जैसा ये सवाल क्यों उठा रहा है। और एलन मस्क तो कल ही कहा, अरे आप इंजीनियर से बात कर रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी उनको बात पूरी करने देंगे, उनको बात पूरी करने देंगे। खेमचंद जी, खेमचंद जी अभी काउंटर नहीं सर, खेमचंद जी पहले मुझे उनका स्टेटमेंट लेने दीजिए, अभी काउंटर नहीं। रुकिएगा सर, रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे हो गए, हम लोग देहात से गए, नहीं देहाती लोग हैं। तो मैम सुनिए, एलन मस्क कहता है, एलन मस्क ने यह भी कहा था कि आई एम अ फैन ऑफ मोदी, आई एम अ फैन ऑफ मोदी। एलन मस्क बहुत अच्छे आदमी थे, वाह भाई वाह। अब अगर एलन मस्क कुछ ऐसा सवाल करता है, और एक बात है, हम 24 घंटा सैम पेट्रोडा की बात जो अमेरिका में ही रहता है उसको डिस्कस कर सकते हैं मैम। अगर एलन मस्क कुछ कह दे क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं करना चाहते। क्यों? आप लॉजिकल तो करिए, हम तो चाहते हैं आप बात करें। एलन मस्क ने क्या कहा? बीच में नहीं सर, आप एआई की बात करें, एआई समझते हैं आप क्या है? खेमचंद जी बीच में नहीं प्लीज सर, प्लीज बीच में नहीं। एआई का मतलब होता है, तारिक साहब मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई यहाँ पर जोक कर रहे हैं सर, मुझे लगता है कि हमको चर्चा गंभीर रूप से इसलिए करनी चाहिए। सुनिए, वो मुझसे खेमचंद जी बीच में नहीं सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। खेमचंद जी 1 by 1 प्लीज, देखिए 1 by 1 सर, ओपनिंग स्टेटमेंट है 1 by 1। मेरी बात सुन ले मैम। देखिए ऐसा है ना मैम कि हो तो टेक्नोलॉजी की आज की इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर साहब भी बैठे हुए हैं,
कि किसी भी डिवाइस को, चलिए स्टैंड अलोन डिवाइस है, कई बार कहा, हम ये कहते हैं कि वो डिवाइसेस जहां रखी जाती हैं वो डीएम के कंट्रोल में होती है। अखिलेश जी ने चुनाव से पहले मैम यही सवाल उठाया था, हम डीएम के भी जो क्योंकि फर्रुखाबाद के रिजल्ट को हम ये कहते हैं कि उसको मैनिपुलेट किया गया, हम उस पर भी सवाल उठाते हैं क्योंकि बैलेट होगा तो क्या इसकी चर्चा नहीं की जा सकती? मैं मानता हूं कि बैलेट आएगा तो तमाम सी कॉम्प्लिकेशन। तारिक खान साहब, चर्चा उसकी भी तो कर लीजिए जो सवाल मैंने पूछा। पूछिए सवाल फिर। बहुत स्ट्रेट सवाल था मेरा। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड थी क्या? ईवीएम नहीं मैम, ईवीएम नहीं, ईवीएम जिनके कंट्रोल में है, डीएम और सीएम से प्रॉब्लम तो है। आपके पार्टी ऑफिसर्स नहीं थे क्या स्ट्रांग रूम के बाहर रखते निकालते वक्त, 24 घंटे निगरानी करते वक्त? बिल्कुल थे। तो क्या हुआ फिर उसका? तोड़ दी गई एक स्ट्रांग रूम की, मिर्जापुर में दीवार ही तोड़ दी गई, उसका क्या करेंगे मैम? और ये वो लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं जिन्होंने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और वो चुनाव उसी ईवीएम से कंडक्ट हुए। यही तो इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग बीजेपी एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि हम जीतने के बाद ईवीएम की बात करना बंद कर नहीं, तो अभी तक तो कोई नहीं कर रहा था, अभी तक तो कोई नहीं कर रहा था, अचानक से फिर से होने लगी, शांत हो गया था ईवीएम को लेकर जिक्र। एलॉन मस्क को हम लोगों ने यहाँ से क्या चिट्ठी लिखी थी कि नहीं, आपने नहीं लिखा साहब, लेकिन वो जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने तो ईवीएम का जिक्र बंद कर दिया था ना फिलहाल। बताइए लास्ट बात आपने ईवीएम को लेकर कब कही थी? कतई नहीं, 14 दिन बीते चुनाव के टाइम में हम कह रहे थे ईवीएम। हाँ, तो लेकिन 14 दिन तो शांति रही ना, 14 दिन शांति रही ना तारिक साहब। हम माफी मांगते हैं आपके चैनल पे। नहीं, आप माफी मत मांगिए, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आपको सब पता है कि स्टैंड अलोन डिवाइस है, आपको पता है कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, आपको चुनाव आयोग ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आ गई, लेकिन वो क्या है जो आपको कन्विंस कर पाएगा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, ईवीएम किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं है? ये क्या है जो आप लोगों को कन्विंस कर सकता है? मैं इसका जवाब देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ईवीएम को पूरा विपक्ष संदेह की नजर से देखता है तो एक चुनाव आप बैलेट से करा के देख लीजिए। बहुत 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने केरला से स्टार्ट किया था ईवीएम को। मैम, केरला में एक विधानसभा का चुनाव हुआ शायद 82 में, तब हमने ईवीएम का स्टार्ट किया ईवीएम को। मैं ये कह रहा हूँ, आज अगर सवाल उठ रहे हैं, कुछ चुनाव करा के देख लीजिए। हाँ। हमारे मुंह पे तमाचा होगा मैम। हाँ। हम ऐसे चुप जाएंगे, मुंह पे उंगली रख के। अच्छा, मार दीजिए हमारे मुंह पे तमाचा, हम तो खाने को तैयार हैं। चुप जाइए, हमारा मुंह बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद कर दीजिए ना हमारा। ठीक है, हम बोलना ही बंद कर देंगे। ठीक है, आपका पॉइंट है कि नहीं, आप कहते हैं कि एक चुनाव करा के देख लीजिए। ठीक है, उसमें आप भूल जाते हैं कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां क्या आई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो भी भूल जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, आप चुनाव आयोग को मानने के लिए तैयार नहीं है। खेमचंद जी, आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मेरे पास 3 मेहमान और हैं जिनसे मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेना है। बीडी सिंह साहब, आपके पास आते हैं। और सवाल मैंने महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में पूछा था। मैं आपसे कह रही थी कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कह दिया कि ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट से वो कनेक्टेड नहीं है, उसमें किसी ओटीपी की जरूरत नहीं है, तो फिर और माफीनामा भी आने के बाद जहां पर रिपोर्ट छपी थी, ये अभी भी ईवीएम को जिंदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? ईवीएम के मुद्दे को उठाए रहने की जरूरत क्यों हो रही है? वो भी कहां सर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जहां पर आपके गठबंधन ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है। पहला सवाल ये है कि एलन मस्क जो ये सवाल उठाए हैं तो नहीं है, जो है अभी बीडी सिंह सर, आपके ऑडियो में काफी दिक्कत है सर, मुझे उसको करेक्ट कराना होगा। आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैं आती हूं आपके पास, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। आलोक पांडे जी आपके पास आते हैं, फिर संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी। आलोक पांडे साहब, जरा ये बताइए मुझे, चुनाव के बाद ऐसा लगता था कि एक मुद्दा ईवीएम के नाम का गौड़ हो चुका है, अब उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अचानक से फिर से एक आवाज एलॉन मस्क की आती है और पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, जिसमें तारिक खान साहब ये कह रहे हैं कि तो करा लीजिए ना, हमारे मुंह पे तमाचा मार दीजिए, एक बार करा लीजिए आप बैलेट पेपर से चुनाव, क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, शायद तारिक साहब भूल गए, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, जहां तक मुझे याद है कि बैलेट पेपर से होते हैं। वेस्ट बंगाल में तो याद है बैलेट पेपर का चुनाव, लोकल बॉडीज का क्या हाल करती है ममता सरकार बैलेट पेपर का। भूल गए हो तारिक साहब? तो बताइए, एनडीए अलायंस का गठबंधन नहीं ममता बनर्जी। लोकल बॉडीज चुनाव बैलेट पेपर से ही होते हैं ना,
तो फिर मुख्यमंत्री हो जाता तारिक खान साहब का। कहना चाहते हैं कि बस अब हम जो कहते हैं, मतलब इस देश में अभी तक ये नई परंपरा आई, इसके पहले नहीं। ये नई परंपरा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी मैटर पर निर्णय दे देता था तो सभी लोग ये मानते थे कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह दी है, अब यहाँ से बात खत्म। देखिए, लोकतंत्र कहाँ से बात खत्म, राजनेता चाहे बात खत्म की या जो तीसरी की अंतिम पायदान, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। क्या एलोन मस्क सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं? एलोन मस्क की हैसियत क्या भारत पर, क्या हैसियत है एलोन? ये तो बताओ, क्या वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है? एलोन मस्क को बयान अरे वो डिक्टेटर कहते हैं कि नहीं भारत में काम चल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट गलत है और एलोन मस्क साहब कह रहे हो सही है? ये कौन से एक परंपरा विपक्ष लेकर के आ रहा है जहाँ जुडिशरी के ब्लेड करने से पीछे नहीं हटते? चलिए, आपको सरकार से अदावत है आपकी, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन से अदावत है। आप भारत को बदनाम करने के लिए एकदम, मुझे लगता है कि भारत क्यों गुलाम हुआ, उसके प्रश्नों के उत्तर मुझे आप मिलने लगे। हम कभी भी अपनी संस्थाओं का, अपनी कल्चर का, अपने समाज का सम्मान ही नहीं करते। अगर हम अपनी जुडिशरी का सम्मान नहीं करते तो दुनिया में हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, सम्मान से इधर आलोक पांडे साहब, उनको ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है ना, उनको लगता है कि पारदर्शिता नहीं है। और चुनाव जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, कम से कम उसमें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती इसमें। ये तो बूथ जब लूटे जाते थे तब ट्रांसपेरेंसी थी, जब गोलियां चलती थी, हत्याएं हो जाती थी, वो उस देश में समाजवादी पार्टी और विपक्ष भारत को लेकर क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं? बूथ इलेक्शन करेंगे, बूथ कैप्चरिंग हम करेंगे, खेतों में बूथ कैप्चरिंग उठा के बैलेट ले जाते तो वोटिंग होती थी। आप दोबारा भारत को वही नहीं करना चाहते? जितनी भारत की लोग हैं, 90 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं, उतनी उतना यूरोप की पॉपुलेशन ना हो। छोटी जगहों पर जहाँ 50 साल 2 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं, वहां चलता है। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, 200 मिलियन से ऊपर उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। आप कहां पर भारत को लेके जाना चाहते हैं? और दूसरी बात फिर कहता हूँ, अब सर्वोच्च न्यायालय ने सारे डायमेंशन देख दिए, उसके बाद ये जो राजनीतिक थेथरई बोलते हैं सर हमारे यहाँ, ये जो पॉलिटिकल थेथरई करते हैं ये लोग, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये जो बीजेपी से कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लेकिन जिसको आप पॉलिटिकल थेथरई कह रहे हैं साहब, वो तो विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है ना, अभी से थोड़ी है, अभी से थोड़ी है। न जाने कितनी बार ईवीएम परीक्षा दे चुका है, 42 बार अग्नि परीक्षा ईवीएम दे चुकी है। जब जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठते हैं। लेकिन संजीव साहब आती हूँ, आलोक जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। संजीव सर, आपके पास आते हुए अभी मैंने सुना, विपक्ष के तारिक खान साहब को भी सुना मैंने, और इसके साथ ही विवेक साहब को भी सुना। 2 बातों का उन्होंने जिक्र किया कि भाई हमने तो नहीं उठाया था ईवीएम का मुद्दा सबसे पहले। ईवीएम का मुद्दा जिसने सबसे पहली बार उठाया, मैं उसको इस तरफ ले आती हूं, यानी कि विपक्ष की तरफ। आज ये विपक्ष में है, उस दौरान वो विपक्ष में थे, तब ईवीएम को लेकर सवाल उठे। मतलब जो भी विपक्ष में बैठा है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर सवाल उठाने का अधिकार रखता है क्या? और दूसरा, जब आप जीत जाते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, आप हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल उठने लगते हैं। कभी तो ऐसा मौका आएगा कि जब ईवीएम पर चल रही कंट्रोवर्सी पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखेगा। मानव द्वारा ही निर्मित है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ईवीएम पे सवाल खड़ा करने के बाद में इलेक्शन कमीशन और सरकार भन्ना क्यों जाती है? सरकार को यदि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई संशय है तो उस संशय को दूर करने का प्रयास किया जाए। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि अदालत की तरफ से ये बात कह दी गई और उस बात को हम लकीर मान ले कि नहीं, अदालतों ने कहा कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, डिजिटलाइजेशन के दौर में हम पीछे नहीं मुड़ के जाना चाहते हैं, तो साहब हम तो जानते हैं कि इसके खामियाजा हम भुगत रहे हैं ना। पिछले 10 सालों में यदि आंकड़े निकाल के देख ले तो जिस डिजिटल होने पर हम गर्व करते हैं, कितने करोड़ लोगों का कितने अरबों रुपए शपथ लग गए, सिर्फ घर बैठे लोगों ने शपथ लगा दिया। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? हम ये कह रहे हैं कि जिस मशीन को बना, अब छोटी सी बात हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, मोबाइल का स्क्रीन कभी टच हो जाए, टूट जाए, उसके बाद में आप देखिएगा क आप टाइप करेंगे ख टाइप होगा। कौशिक साहब भ्रामक जानकारी ना मेरी पूरी बात आधे अधूरे नहीं, आप मेरे इस मोबाइल को कंपेयर कर सकते हैं क्या ईवीएम से? ये बताइए आप मुझे। आधे अधूरे पे मेरे इस मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को, जिस लैपटॉप पर इस वक्त आप एक लिंक से कनेक्टेड है, मैं ईवीएम से इसको कंपेयर कर सकती हूँ या नहीं, ये बताइए मुझे।
आधे अधूरे बात से आप निष्कर्ष नहीं, नहीं हम निकला कर जा सकता। सकते हैं या मैं नहीं, तो पहले ये कहना- बताइए नहीं, आप नहीं, मुझे सर। मेरी पूरी बात में कैसे जाएगा? मेरी पूरी बात नहीं, में होने कहानी दीजिए ना, बुनने मैं को कहना तो क्या फिर चाह कुछ रहा भी हूं। बुन सकते हैं ना सर, आधे कहानी आधे बुनने की घंटे बात तक हम नहीं लोग कहानी बुन अरे सकते हैं, क्या समस्या है उसमें? कहानी बुनने में कोई क्या समस्या दिक्कत नहीं है? है। मैं मतलब कोई आपसे समस्या पूछ नहीं रही है। हूँ, मैं आपसे पूछ क्यों रही हूँ, परेशान- क्या इलेक्शन आप कमीशन को अपने परेशान लैपटॉप क्यों को क्या आप जिस लिंक से इस वक्त मुझसे कनेक्टेड है इस डिबेट में, या मेरे फोन को आप ईवीएम से कंपेयर कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अभी कैलकुलेटर की बात हो रही थी, अभी खेमचंद भाई बोल रहे थे कि हम आइए हैक करके दिखाइए। आज तक आप बताइए कि किसी को ईवीएम दे करके आपने ओरिजिनल ईवीएम दे करके बताया है करने के लिए? जब ईवीएम को दीजिए आप- लेकर ये कहा गया, सुनिए साहब, ईवीएम को लेकर हैकेथॉन का आयोजन किया गया, चुनाव आयोग ने बार बार बुलाया कि हम आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां कर दी, उसके बावजूद कैसे वहां से आप निकाले जा रहे हैं कि भाई इसमें ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये दिक्कत, आप क्यों नहीं जाके पूछते चुनाव आयोग से? पूर्णिमा, आप डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं सर, कि मैं आपको डिस्टर्ब पता है नहीं कि कर रही हूँ, मैं कैसे आपको काम करता काउंटर है? क्वेश्चंस रख रही कैसे काम हूँ। करता मैंने है? कहा ना कि कहानी आधे घंटे तक सुनाई जा सकती है, मैं ये पूछ रही हूँ कि कंपैरिजन हो सकता है क्या? ये कौन सा मशीन है जिसके बारे में केवल सरकार और इलेक्शन कमीशन को जानकारी है? आती हूँ, वैज्ञानिक को जानकारी नहीं है, प्रोफेसर को जानकारी नहीं है, साथ में रखती किसी हूँ आपको, पत्रकार को साथ में जानकारी रखती नहीं है, हूँ, 2 विपक्षी सेकंड नेता को दीजिए। जानकारी नहीं है, विपक्षी दल के किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, हमारा टेक्नीशियन बच्चों को जानकारी नहीं है, केवल इसके बारे में सरकार और इलेक्शन कमीशन को जानकारी है। क्यों नहीं जानकारी है? आप मुझे बताइए कि आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले जब इलेक्शन होते थे, बैलेट पेपर ले जाकर के चुनाव में जो नेता होते थे वो जाके बताते थे कि कैसे इसको मोड़ना है, कैसे मुहर लगाना है, कैसे ये बोगस नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम के बारे में यदि जानकारी मेरे मन में संदेह है कि मैं जिस तो आपने जब आपको संदेह था तो जो पैसा देकर रिकाउंटिंग करा सकते थे, आपने कराई? मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी के मन में संदेह है तो इस संदेह कितनों ने कराई? कौशिक साहब ये बताइए, पैसा देकर चुनाव आयोग ने इस बार एक प्रावधान रखा था ना कि आप इतनी फीस दीजिए, हम रिकाउंट करेंगे, कराई कितनों ने कराई? आपके पास तो ज्यादा जानकारी होगी ना, बताइए कितनों ने कराई? पूर्णिमा, हम तो मशीन पे ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ना, अरे मैं वही कह रही हूँ ना कि रिकाउंटिंग, भाई रिकाउंटिंग सर, वो मशीन जो आपके वोट काउंट कर रही है, उसको रिकाउंट के लिए चुनाव आयोग ने कहा था ना कि इतनी फीस लगेगी, आइए हम करेंगे। कराया आपने या कितने लोगों ने कराया? पूर्णिमा, 45 दिन जब इलेक्शन कराने में लग सकते हैं तो जब वीवीपैट की गिनती थी, कोर्ट ने जो कहा तो कहा। ठीक है, 20 सेकंड में खेमचंद जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा। खेमचंद जी गिनती करा लेते ना, 5 दिन और बढ़ जाता, वो गिनती करा लेते ना। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक परिवारवादी लोगों को सत्ता में स्थापित ना कर दें, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक इनको ईवीएम पे हार और जीत से कोई मतलब नहीं है। इस सवाल का शुचिता से जुड़ा हुआ, ये शुचिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसका जवाब देना पड़ेगा। इसका हार जीत से कोई मतलब नहीं है, अरे और जीते से कोई मतलब नहीं है। ये शुचिता से जुड़ा हुआ है, ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सिद्ध करना होगा कि हम ईमानदार हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं होती है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार गलत बयानी कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं। हिंदुस्तान के लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन को ईमानदार मत बताइए, हमने देखा इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की बेईमानी नहीं चलेगी, हर मामले में बेईमानी नहीं चलेगी। बैठ करके वो शेर शायरी की भाषा में बात करते हैं। हर एक वोटर को, हर एक विपक्षी पार्टी को, हर एक विपक्ष के नेता को ये जानने का अधिकार है कि सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे मन करे वैसे करे, नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, खेमचंद जी, कौशिक साहब रुकिएगा जरा। विवेक जी और बीडी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगे। जी, मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले सवाल ये है कि जो एलन मस्क ने सवाल उठाया है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है। जो है यहाँ सिचुएशन क्या होता है, जब ही इंडिया में राहुल जी की लोकतंत्र में कुछ सुनवाई नहीं होती तो फिर कोई ना कोई बाहर से अपना जो है एक ऐसा दे देते हैं कि जो है ये इसमें ईवीएम में मिस्टेक हो गया, उसमें मिस्टेक हो गया। जबकि जो ईवीएम की जो सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया, सारी सी बातें हैं। और अगर विपक्ष को जो भी इंडिया गठबंधन को अगर कोई ऑब्जेक्शन था तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट बुला रही थी कि भाई अपना एक्सपर्ट लेके आओ जो है, तो उसमें एक्सपर्ट लेके क्यों नहीं गए? सारे एक्सपर्ट बता रहे थे हर चीज की टाइम की वैल्यू होती है। दूसरा क्या है, जो अगर यहाँ जो अल्लाह है कि ये है वो है, हार जाने के बाद जो है
सारी बातें, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ईवीएम की सच्चाई ये है कि 2+2=4 ही होगा, ये 5 या 3 नहीं होगा जो है। और बाकी क्या है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, इनको कांग्रेस वाले को या जो ईवीटी के लोग हैं, उद्धव ठाकरे के लोग हैं, उनको वेट करना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा जो है। नहीं, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है ना साहब, आदित्य ठाकरे की जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो आगे जो प्रक्रिया है उसमें भी हम चाहते हैं कि हमको क्लैरिफिकेशन मिले। दिक्कत क्या है, मैंने इससे पहले जब आपसे सवाल उठाया, जहां पर विपक्ष ने इस बार देखिए सर महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए मैंने ये सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछा कि वहां पर भी ईवीएम कॉम्प्रोमाइज थी क्या, महाराष्ट्र में भी ईवीएम कॉम्प्रोमाइज है क्या। और जब रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से क्लियर कर दिया गया है स्टैंड अलोन डिवाइस, अपने आप में इस तकनीक को समझना पड़ेगा ना। अगर आप तकनीक नहीं समझेंगे, आप चुनाव आयोग की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आप उसको मानने को तैयार नहीं, फिर तो आप अपनी एक दुनिया में चल रहे हैं, फिर कोई क्या कहता उससे फर्क नहीं पड़ता। करके रिटर्निंग ऑफिसर ऑलरेडी उसने बता दिया कि जो है ये एलोन डिवाइस है और इसमें कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है, कोई ओटीपी नहीं रहता है। सारी बातें सब जब क्लियर हो गई, उसके बावजूद भी ये है वो है, तो मेरा कहना है ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट में जाइए जो है, कोर्ट से जो है आपको जो भी जजमेंट आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो है। ठीक है साहब, लेकिन आपके बोलने से या एलन मस्क के बोलने से जो है ये इंडिया नहीं चलने वाला है। यहाँ तो जो भी लीगल है, जो कानून है, उसके अनुसार चलेगा सारी चीजें जो है। ठीक है साहब, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कौशिक साहब, इसमें मुस्कुराने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि एलन मस्क क्लियरली अमेरिकी चुनावों के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। इसको आप भारत के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि आपके मुद्दे को, यहाँ पर ईवीएम वाले मुद्दे को हवा मिल जाती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। खेमचंद जी आ रही हूँ, थोड़ा सा विवेक साहब थोड़ा सा समय दीजिएगा बस, जल्दी से कौशिक साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, 30 सेकंड। पूर्णिमा, एलन मस्क की बात हो रही है और उस पर कपिल सिब्बल से भी पूछा गया। कपिल सिब्बल ने यहाँ तक कहा कि राजीव चंद्रशेखर और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे ज्यादा टेक्नो जानकारी वाले लोग हैं जो उनको कमजोर बता रहे हैं और उस पर वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आप लगातार एक बात कह रही हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसको कहीं कोई किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, वो किसी तरंग से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है, वो उसको किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, आप यही कहना चाह रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो डिवाइस बना हुआ है, किसने बनाया है? वो आदमी नहीं बनाया है ना, उसमें चिप लगा हुआ है। सवाल तो इस पे पैदा हो रहा है ना, सवाल तो ये भी पैदा हुआ कि जहां वो तैयार हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑलरेडी उस चेयरमैन के उस मंडली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। क्या ये छुपा हुआ है क्या? जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो आपने भी चर्चा कराया था इस पे। सवाल उस पूरे सिस्टम पे है और मैं ये नहीं कह रहा, इसका हार जीत से कोई मतलब नहीं है। और हार जीत से यदि जोड़ना ही है, यदि प्रधानमंत्री इस तरह से तंजिया लहजे में कहते हैं तो हो सकता है कि उसी ईवीएम की देन है कि कम से कम सम्मानजनक तरीके से वो सरकार में आए, नहीं तो 150 में सिमट जाते। ठीक है, विवेक जी का एक रिएक्शन लेने दीजिए, फिर खेमचंद जी आपके पास आऊंगी और अपनी एक गलती को करेक्ट करते हुए बीडी सिंह साहब, क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी थी कि उद्धव गुट से रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, इसीलिए मेरा पहला सवाल उसी दिशा में आपके पास गया था जब आपकी तरफ से जवाब नहीं आ पाया था, इसलिए अपनी गलती को मैं सब करेक्ट कर देती हूँ और आपसे खैर मेरी बात हो गई। विवेक जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर खेमचंद जी आपके पास। देखो, मेरे को अनइंटरप्टेड 3 मिनट चाहिए सिर्फ सर। देखिए, ठीक है, आप ले लीजिए। मैं ये कहता हूं सबसे पहली बात कि चंडीगढ़ में जो हमने देखा है उसमें भाजपा की नीयत तो साफ हो गई है। दूसरी बात, इस ईवीएम पे शक क्यों आता है? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्तियां की जाती है आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं और जिस जल्दबाजी में पर्टिकुलर ऑफिसर को चुनाव आयोग का आयुक्त चुना गया, उसके ऊपर आज भी ये सरकार शक के घेरे में है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया में पंतप्रधान जी, विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बीच में नहीं, बीच में नहीं बात हो रही है। उन्होंने क्योंकि बोला कि मुझे अनइंटरप्टेड चाहिए, इसलिए मैंने काउंटर नहीं रखा। उन्होंने कहा मुझे अनइंटरप्टेड समय चाहिए, इसलिए मैंने काउंटर नहीं रखा। रुकिएगा जरा, रुकिएगा विवेक जी अपनी बात पूरी करेंगे आप। इनको अपने मर्जी के चुनाव आयुक्त नियुक्त करने थे, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसमें नहीं रखा। और तीसरी बात, हम आरोप चुनाव आयोग के लगा रहे हैं।
हम भाजपा पे नहीं लगा रहे। हाँ। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और 3 आयुक्त आपने नियुक्त किए हैं। क्या वो उनमें ताकत नहीं है कि आपको कैसा डिफेंड किया जाए? ये बीजेपी वाले उसके डिफेंड में क्यों आ जाते हैं? इसीलिए शक बढ़ता है और इसीलिए चुनाव आयोग के बारे में जो एक स्वायत्त संस्था है, जो संवैधानिक अच्छा, ये संस्था जो है, अधिकारी उनके हैं बारे में साहब, शक पैदा विवेक होते जी, हैं। ये जो अधिकारी तीसरी हैं, बात, ये जो न्यायालय की अधिकारी बात हैं, करते नहीं, हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि सुनिए, आपको एक जिन मिनट, अधिकारियों से, पूर्णिमा आप जी। चुनाव आयुक्त से और आपको इन तमाम ऑफिसर से समस्या है, जब चुनाव होते हैं तो ये लोग ईवीएम के अंदर चले जाते हैं क्या? मतलब नहीं, अधिकारियों से देखिए, समस्या है, ये ईवीएम के अंदर जाके ये नतीजे पलट देते हैं क्या? देखिए, हम तो मशीन के बारे में पूर्ण अनभिज्ञ है, इसलिए 5 लाख रुपए तो मुझे नहीं मिलने वाले जो देने वाले हैं। हाँ। लेकिन ये मशीन्स कौन बनाता है? उसके डायरेक्टर बोर्ड पे बीजेपी के कितने लोग हैं? उसका जो भी चीफ डिवाइस जो भी रहेगा वो किसको मालूम होता है? हमें मालूम होता है क्या? ये ज्यादा से ज्यादा मालूम होने की जो शक्यता है ये भाजपा वालों को है। और भाजपा की ठीक है, तारिक साहब आती हूँ, लेकिन पहले खेमचंद जी हैं। अपनी बात को पूरा करें। भाजपा की नीयत हम चंडीगढ़ में देख चुके हैं। ठीक है सर, लेकिन वहां चुनाव आयोग ने चुनाव कंडक्ट नहीं कराया था सर चंडीगढ़ में। उसका लेवल अलग होता है, उसका लेवल अलग होता है। अगर आप इतना तकनीकी रूप से आप सही हैं सर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विवेक जी बोलिएगा, खेमचंद जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर तारिक साहब आपके पास आती हूँ। यहाँ अपोजिशन के 3 लोग हैं और तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें, कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग पे सवाल, इस पे सवाल नहीं है, और समाजवादी पार्टी कह रही है हमें डीएम से प्रॉब्लम है, डीएम और भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम है, हमें ईवीएम से प्रॉब्लम नहीं है, चुनाव आयोग से प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है। तो ये कहते हैं कि ईवीएम बनाने वाली मशीन उसके ऑर्गेनाइजेशन में बीजेपी वाले बैठे हैं। आप जब सत्ता में थे क्या ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ? 2009 में ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ? 2014 में ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ? तो अपनी तो सवाल उठाए थे ना। तंत्र था, तो जब आपका तंत्र था, आपकी सरकार थी, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन आपने तो सवाल उठाए थे ना, तो आप सवाल उठाए तो कुछ नहीं, हम सवाल उठाएंगे तो हम चुनाव आयोग दिखाया। ये कौन सा तरीका है? आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप पे मैं तेजवादी बात नहीं करना चाहता। देखिए, आपने बीच में बोला था, बताइए, आप 20 साल से आप कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं, आप उसको हैक कर सकते हो? आप हैक कर सकते हो? और जिस एलन मस्क की आप बात करेंगे वो टेक्नोक्रेट है, उसका मैंने एलन मस्क का नाम नहीं लिया है। एक एवरीथिंग इज हैकेबल, तो उनकी जो गाड़ियां चल रही है, जो टेस्ला की गाड़ी चल रही है, मस्क को तो आपने ही गालीचा डाला था आने के लिए, मॉडल है और फेल हो गया और आए नहीं यहाँ। फेल व्यक्ति को आप फोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सभी के कॉन्टेक्स्ट में कहा ही नहीं। उन्होंने नेटवर्क से कनेक्टेड इंटेलिजेंस जो ईवीएम यूएस में है उनसे रिलेटेड बोला। क्या वो अपने मॉडल को फेल करेंगे, एक्सपोज करेंगे? अगर वो ये कहते हैं कि ईच एंड एवरी डिवाइस इज हैकेबल, इट मींस ऑल कार नहीं कहते भाई एलन मस्क आर हैकेबल, तो कोई क्यों उसमें ट्रबल करेगा? कभी भी कहीं भी कोई भी उसको कार को उल्टा सीधा कर सकता है। आप सुनिए, इसलिए हमारे यहाँ पे जो ईवीएम है वो किसी को भी डेमोस्ट्रेट की जा सकती है, हाईली कस्टमाइज्ड है, इसका डिजाइन इस तरीके से है, इट इज सिक्योर एज वेल एज नोबडी कैन इंटरवेन। ना तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ना वाईफाई से कनेक्टेड है, ना इसमें सिम होता है, ना ओटीपी की जरूरत है। इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द कैलकुलेटर। जैसे कैलकुलेटर होता है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे आपने एक लिस्ट जारी कर दी कि ये इसमें आपको काउंटिंग चाहिए। तो विवेक जी जल्दी से 10 सेकंड का प्लीज जवाब आपसे लूंगी। मेरे को एक ही सवाल है मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में ठीक है, आपको चुनाव आयोग इंटरेस्ट क्या है? चुनाव आयोग की नियुक्ति से समस्या है सर, मैं समझ गई। और ऐसे आयुक्त कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही मुझे ठीक है सर, चुनाव आयोग और उनकी नियुक्ति पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे ना सर। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर किसी और दिन विवेक साहब चर्चा कर लेंगे, और उस दिन स्पेसिफिकली आपको मैं रखूंगी कांग्रेस की तरफ से सर, उस दिन अलग से चर्चा कर लेंगे। आज तो ईवीएम पर बात हो रही है ना, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं ना सर। तारिक साहब जल्दी से सर आपको 1 मिनट दूंगी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर आलोक जी क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, समय खत्म है मेरे पास। तारिक जी, लगातार ये बात हो रही है कि एलॉन मस्क ने ये कहा, इनके रेफरेंस में कहा। एलॉन मस्क के पास क्या लिखने की फाउंडेशन है एक्स पे? एलॉन मस्क मालिक है उसका, कितना भी लिख सकता है। और मैं कह रहा हूं एलॉन मस्क कुछ नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो कोई एआई की भी कंपनी नहीं है। स्पेस एक्स मेरी कंपनी है, मैं मालिक हूं। तारिक खान स्पेस एक्स का मालिक है, टेस्ला का भी मालिक तारिक खान है। वो नहीं जानता था कि ईवीएम स्टैंड अलोन इक्विपमेंट है, और वहां भी ऐसा ही, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। वो इतना बेवकूफ आदमी है, कुछ नहीं जानता। ये साबित करना चाहते हैं हम लोग यहाँ बैठ के
अभी वो कहते कि मोदी बहुत महान जीत के निकले। आलोक जी, इसका काउंटर जल्दी से आपसे लूंगी, क्योंकि एक बात इन्होंने बोली है अभी, एक बात इन्होंने बोली है आलोक जी, और ये कह रहे हैं कि वहां की जो ईवीएम है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। जरा इनकी जानकारी दुरुस्त करिएगा, तारिक साहब की जानकारी दुरुस्त करिएगा सर। कहना है कि एलोन मस्क तो बिल्कुल बहुत दुनिया का सबसे शातिर आदमी वही है, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय पे जब मुकदमा चला था तो ये सारे टेक्नोक्रेट गए थे, इन्होंने सिद्ध कर पाया क्या? हम एलोन मस्क को क्या जाने? मैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय जानता हूँ, और सर्वोच्च न्यायालय में भैया विपक्ष के लोग भी गए थे, और ये क्या दलीलें दिए थी सर्वोच्च न्यायालय। मैं तो मैं भारत की बात जानता हूँ ना, भारत एक संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र है, और इसमें सबसे ज्यादा शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास में, जहाँ वो सरकारों को घुटने टेक देता है। कांग्रेस का जवाब मैं और दे देता हूँ। कांग्रेस ये बात कह रही है जिसने टीएम सेशन को कंट्रोल करने के लिए एक सदस्यीय इलेक्शन कमीशन को 3 सदस्यीय बना दिया और लगभग बराबर अधिकार बांट दिए कांग्रेस ने। तो कांग्रेस पार्टी के पास तो वैसे भी नैतिक हक नहीं है इलेक्शन कमीशन को डिसेंट्रलाइज करने में, एक मेंबर से 3 मेंबर बनाने में। इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था टीएम सेशन की शक्ति को कमजोर करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के मामले में तो आंसर ही मत करे, वो झूठ बोलते हैं और देश को भड़कलाते हैं। वैसे ही खटाखट 8,500 बस वही है और कुछ नहीं है। 1 जुलाई से 8,500 आ रहे, खटाखट नहीं आ रहे। तो ईवीएम भी वही खटाखट है और कुछ नहीं है। पूर्णिमा जी, ठीक है, लोग जब तक हारते रहेंगे तब तक खटाखट करते रहेंगे।